हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के 15 लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या चीज़ है, या ऊप जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडाइम है। इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा और जो जो डाटा है उसको डिफ़ाइन करते हैं। ना सिर्फ डाटा के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, बल्कि हम उसके ऊपर होने वाले फंक्शन या उसके ऊपर परफॉर्म करने वाले फंक्शंस को जो है हम एक ही जगह पे ग्रुप कर देते हैं। इससे पहले हमने अभी तक जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उसमें हम डाटा को ग्रुप तो करते थे यूजिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन अभी हम जो है उसमें हम उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे। तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम इनकैप्सुलेट कर देंगे कि डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके ऊपर परफॉर्म करने वाले फंक्शंस क्या होंगे। तो इनको हम एक ही जगह पे ग्रुप कर देंगे। जो बेसिक पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उनको हम डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर ये 4 पिलर्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ये चारों चीज़ें जो हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन जब मैं कह रहा हूँ तो इससे क्या मुराद है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली क्या है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, या वो जो कम्प्लेक्सिटीज़ है। अगर आपको याद होगा, मैंने एक प्रीवियस किसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटी को हाइड करवाते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है कि बजाय इसके कि हम डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करें, हम हमारी एप्लीकेशन कम्युनिकेट करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से करती है। तो वो जो लेयर बिटवीन कम्प्लेक्सिटी बनती है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो उसने नीचे वाली लेयर की कुछ इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड कर दिया कि कैसे करना है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होगा कि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं आपके क्लास की, या उसके अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर है, जो अभी आपने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया, या उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले फंक्शंस जो हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को आप हाइड कर देते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये आपको एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है आपके आउटसाइड कोड को आपके क्लास के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है कि जब आप समटाइम रीयूजेबिलिटी करना चाहते हैं, मसलन आपने एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया डाटा का, उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले फंक्शंस लिख दिए। तो अब अगर कोई और सपोज प्रोग्राम या प्रोग्रामर आपका कोड यूज़ करना चाहता है, तो आप उसी फंक्शनैलिटी को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो उस वक़्त आपके पास ये कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस का, कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर दें और वो वही जो आपने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया चीज़ें उनको यूज़ करें। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है C++ में। इससे होता बेसिकली क्या है कि आपका जो प्रोग्राम का कोड का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, बजाय इसके कि हर क्लास के लिए एक अलग से फंक्शन, वही फंक्शन जो किसी दूसरी क्लास के लिए लिखा गया हुआ था उसी को ही आप इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म इसका जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है कि पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स शेप। इसमें ये है कि आप ऑपरेटर या फंक्शन को एक से ज़्यादा शेप्स दे सकते हैं। मुराद ये है कि आप अभी तक हमने क्या किया था कि हम एक फंक्शन लिखते थे, सपोज वो इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम ऐड था, ADD ऐड एडिशन। उसको 2 पैरामीटर पास होंगे, दोनों पैरामीटर जो पास होंगे वो भी इंटीजर टाइप के होंगे। ये हमने उसकी एक प्रोटोटाइप लिख दी कि ये फंक्शन 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा इंटीजर टाइप के और एक इंटीजर रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपके पास इंटीजर की बजाय आपने डाटा पास करना है डेसिमल टाइप का, ठीक है, यानी आप फंक्शन वो एडिशन ही करेगा लेकिन उसको डाटा पास हो रहा है डेसिमल टाइप का,
तो फिर आपको क्या अलहदा से एक फंक्शन लिखना ज़रूरी है। तो फिर आप वो क्या करते हैं कि आप उसका नेम सेम रहने देते हैं, उसकी डाटा डाटा टाइप जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये उसका पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट है कि आपने एक ही फंक्शन नेम को, यानी सेम जो नेम है उसको एक और शेप दे दी, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी एक और जो चीज़ ओवरलोडिंग की एक और जो चीज़ अभी तक हमने की नहीं है उसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी अगर आपने कुछ अपनी ऐसी डाटा टाइप लिखी है, सपोज अभी तक हमें पता है कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेटर जो है जो इम्प्लिसिट डाटा टाइप्स हैं उनके साथ ये वर्क करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, करैक्टर, उनके साथ इनकी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन है। लेकिन अगर आप एक अपनी डाटा टाइप लिखते हैं या क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो उसको आप ये ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि दो आपकी डाटा टाइप को वो प्लस ऑपरेटर उसके अंदर वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, तो वो डिफ़ाइन नहीं होगा। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए फिर हम उसे कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि आप ऑपरेटर कैसे ओवरलोड कर रहे हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी एक प्लस ऑपरेटर सेम ऑपरेटर है लेकिन वो इंटीजर के लिए कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डेसिमल के लिए कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपकी कोई डाटाबेस है, सॉरी डाटा टाइप है, तो उसके लिए वो कुछ और तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये उसने मोर देन वन जो है ना शेप्स ले ली, मॉर्फ, इसे कहेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग इसका पार्ट है। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, कि आपने अपने डाटा स्ट्रक्चर और जो मेथड हैं उनको एक कैप्सूल में बंद कर दिया है। वो कैप्सूल क्या है, इन दिस केस आपकी वो क्लास है। अभी तक हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर में सिर्फ डाटा को जो है इनकैप्सुलेट कर रहे थे, लेकिन हम फंक्शंस को इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते थे। जो ओल्ड सिंटैक्स था स्ट्रक्चर का, जो सी को फॉलो करता था, उसमें आप उसके अंदर जो है वो फंक्शंस डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे। अब जो है हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई है सी प्लस प्लस की वजह से कि हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे और वो एक्ट करेंगे लाइक अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर और क्लास में फ़र्क क्या है। फिर अगर ये क्लास को अगर आप डिफ़ाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो जस्ट स्ट्रक्चर की जगह पे नाम क्लास आ गया, बाकी तो सेम ही है। इसके अलावा एक नई चीज़ आएगी जिसको हम कहेंगे कि ये उसके एक्सेस मॉडिफायर्स हैं या उसकी एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, जो डिफ़ाइन करेंगे कि उसके अंदर जो डाटा है उसको आउटसाइड वर्ल्ड कैसे एक्सेस करेंगी। जैसे कि तीन किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर हैं या मॉडिफायर्स हैं, इनको हम कहेंगे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये हम क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। इससे पहले हमने ये कभी यूज़ नहीं किए थे, लेकिन सी प्लस प्लस में ये स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। तो फिर जब हम इस क्लास को के सिंटैक्स को अगर आप देखेंगे कि आप सबसे पहले क्लास लिखेंगे, उसका नेम, हम पहले स्ट्रक्ट लिखते थे और उसका नेम, ये सेम ही है। अब यहाँ पे विद इन करली पेयर ऑफ करली ब्रेसेस जो है ये तीन वो एक्सेस स्पेसिफायर्स या मॉडिफायर्स हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये क्या चीज़ें हैं, ये इससे पहले हमने नहीं पढ़ी थी स्ट्रक्चर की क्लास के सेंस में। अब यहाँ पे हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे कि अगर हम इन मॉडिफायर को स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास में तो फ़र्क क्या है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक मेंबर जो होगा आपकी क्लास का, यानी अगर आप जैसे यहाँ पे सिंटैक्स में पब्लिक लिखा और कॉलन लगा के नीचे जो कुछ लिखेंगे वो पब्लिक कहलाएगा, ठीक है, अनटिल कि आपने कोई और मॉडिफायर या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट यूज़ नहीं किया। तो वो जितने मेंबर उसके अंडर काम करेंगे वो पब्लिक कहलाएंगे। तो पब्लिक मेंबर क्या है कि एक्सेसिबल है एनीवेयर आउटसाइड द क्लास बट विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है। यानी वो पब्लिक मेंबर, उससे जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो इसके पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं इन प्रोग्राम, लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। यू कैन सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ पब्लिक वेरिएबल विदाउट एनी मेंबर फंक्शन, यानी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं किसी मेंबर फंक्शन की हेल्प के बगैर, डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ को सेट और गेट कर लेंगे।
प्राइवेट मॉडिफायर क्या है कि अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट आएगा कि आपने वो जो डाटा है आपका हाइड करना है आउटसाइड वर्ल्ड से, तो आप क्या करते हैं कि उस डाटा को आप जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। प्राइवेट डाटा जो है वो सिर्फ क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स होंगे वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और चीज़ उसको एक्सेस नहीं कर सकती, या फिर उसके फ्रेंड फंक्शन। अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्या है, ये भी सिमिलर टू प्राइवेट है, लेकिन ये क्या करता है कि एक एडिशनल बेनिफिट है इसका, वो क्या है कि इसके जो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो जो ड्राइव क्लास होगी या जो चाइल्ड क्लास होगी उसमें ये एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। यानी प्रोटेक्टेड मेंबर आपके जो हैं वो ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल हो जाएंगे एज ए प्राइवेट। स्पेशल किस्म के फंक्शन इधर आएंगे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्लास के अंदर जब हम कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसका एक इम्प्लिसेंट जो कंपाइलर है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन उससे नहीं डिफ़ाइन किया हुआ तो वो जो आपका कंपाइलर है वो इम्प्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है, ठीक है, नो पैरामीटर, जो कि ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम, ये उसकी रूल हैं कि आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो आपकी उसका नेम जो होगा वो आपकी क्लास के नेम जैसा होगा, अगर आपने अपना डिफ़ाइन करना है तो। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, इसको आप वैल्यू रिटर्न नहीं इससे कर सकते, ठीक है, और ना ही आप इसको वाइड लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कहाँ पे यूज़फुल होते हैं, जहाँ पे आपने अपनी क्लास की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको इनिशियलाइज़ करना है कि ये ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करे तो ये इन वैल्यूज़ के साथ जो है इनिशियलाइज हो, जब भी कोई नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो इन वैल्यूज़ के साथ हो, तो उस वक्त ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन वेरी यूज़फुल है। या आप जब भी कोई नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ से वो इनिशियलाइज हो जाए। सिमिलरली डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसका नाम भी जो है वो आपके क्लास के नेम जैसा होगा, लेकिन इसमें एक स्टार्ट पे आपने एक एक्स्ट्रा करैक्टर लगाना है, वो टाइल्ड साइन। इसको ना आप कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और ना ही वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, जस्ट सिंपल टाइल्ड साइन और क्लास का नेम लिख के एम्प्टी पैरेंथेसिस आपने लगानी है, तो ये डिस्ट्रक्टर कहलाएगा। ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन उस वक्त यूज़फुल होता है जब सपोज़ किया कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट की और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कुछ उसको जो है वो रिसोर्सेज असाइन कर दिए, तो जब भी आप उसमें क्या करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज उस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किए हुए थे यानी मेमोरी वगैरह, तो आप उसको वहाँ पे वो रिलीज़ कर सकते हैं उस वक्त जब वो क्लास की वो ऑब्जेक्ट का आपने डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ठीक है। लेट्स पुट इट टुगेदर और हम देखते हैं एक एग्जांपल कर के सारी चीज़ों की कि ये क्या चीज़ें हैं। कोड ब्लॉक्स ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने उसी तरह से सिंपल, आपको इसके समझने में जो है मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि ये क्लास डिक्लेयर की जैसे हम स्ट्रक्ट कर रहे थे, उसका नेम और उसका स्कोप है एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और सेमी कॉलन। ये क्लास लिखी, उसके अंदर प्राइवेट कुछ हमने डाटा डिफ़ाइन किया कि ये करेक्टर एम्प्लाई होगा, उसके अंदर एक एम्प्लाई नंबर होगा, और पब्लिकली एक उसका ये कंस्ट्रक्टर है उसका सेम नेम है क्लास के नेम की तरह, और इसको हम जो है कोई रिटर्न नहीं कर सकते और ना ही इसको वाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम पैरामीटर पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो अगर आप कोई पैरामीटर नहीं पास करते तो इसको कहेंगे ज़ीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हमने कहा था कि आप जो है वो आपकी जो पब्लिक मेंबर्स हैं, जैसे कि ये कंस्ट्रक्टर है ये आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये प्राइवेट डाटा को वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर रहे हैं।
मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर उस वक्त ज़रूरी है जहाँ पे आपने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना हो ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमने कहा कि जब भी ये उसकी ऑब्जेक्ट बने, इसका एम्प्लॉई नंबर 0 हो और जो एम्प्लॉई नेम है वो एम्प्टी हो। इसी तरह से मैंने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। इसको अब आप ये समझिए कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। इस कंस्ट्रक्टर में ये होगा कि अगर आप कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो उसको नेम और कोई नंबर पास कर देंगे तो वो वैल्यूज़ जो है वो उन वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। इसी तरह से हमने ये फ्रेंड फंक्शन मैंने पढ़ाया, बोला आपको कि ये फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली आपने क्लास के अंदर इसको डिफ़ाइन किया होता है लेकिन एज ए पब्लिक मेंबर, लेकिन ये होता है कि इसको आप इसकी डेफिनेशन नहीं देते, लेकिन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास स्कोप जाके आप डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। तो ये भी, ये मेंबर जो है फ्रेंड फंक्शन, ये भी बेसिकली उसके जो मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर लेता है इनडायरेक्टली। लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन जो है ये उस वक्त यूज़फुल है जहाँ पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप जस्ट ये समझें कि इसकी इसकी हम जो डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर लिख देते हैं और इसको डिफ़ाइन आउटसाइड क्लास करते हैं एज ए नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। इसको हमने एम्प्लाई टाइप का एक एम्प्लाई पास किया और इसकी डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि ये एक एम्प्लाई रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला। लेकिन इसके स्टार्ट में मैंने इसको बता दिया कि ये क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। तो इस फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने से ये होगा कि ये जो इसके मेंबर्स हैं, पब्लिक मेंबर्स, सॉरी प्राइवेट मेंबर्स, उनको ये एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये देखें हमने एम्प्लाई पास किया तो एम्प्लाई के एम्प्लाई नेम को असाइन कर दो, फिर जो भी वैल्यूज़ गेट करो उनको रिटर्न कर दो। ये एक थोड़ा सा फंक्शन परफॉर्म किया हुआ था। मेन फंक्शन में जाएंगे, सिमिलरली जैसे हम पहले स्ट्रक्ट करते थे, तो यहाँ पे ये देखें मैंने एम्प्लाई टाइप की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की E1। अब अगर मैंने यहाँ पे E1 क्रिएट किया है तो इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किए तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, 0 पैरामीटर वाला। तो इम्प्लाई नंबर 0 और स्ट्रिंग का पे इम्प्लाई नेम इज़ एम्प्टी होगा। अब जहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर लिया, अगर मैं सी आउट करूँगा इस सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे मैं अगर करूँ E1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है कि उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको जस्ट आउटपुट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये डिस्प्ले फंक्शन, ये भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एम्प्लाई नेम इज़ जो भी एम्प्लाई की वैल्यू है, एम्प्लाई नंबर और जो भी उसका नंबर है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने उसको डिस्प्ले किया तो आप देखेंगे कि वो उसको एम्प्टी और 0 शो करेगा फर्स्ट टाइम पे। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें, ये एम्प्लाई नेम इज़ 0 और उसके सॉरी एम्प्टी और एम्प्लाई नंबर इज़ 0। अब ये दूसरा फंक्शन कॉल हुआ है जो मुझसे वैल्यूज़ गेट कर रहा है, ये फ्रेंड फंक्शन। तो वो कहता है नेम क्या है, मैंने कहा जी ये नेम है और ये नंबर है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये एम्प्लाई को सेट हो जाएंगी यूजिंग है फ्रेंड फंक्शन। तो ये देखें उसके अंदर ये डाटा जो डिस्प्ले करेगा तो अब ये शो कर रहा है, ठीक है। ये दो कंस्ट्रक्टर, एक तो ये 0 कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया 0 पैरामीटर वाला। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करके देखते हैं जिसमें मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी है और एक नंबर पास करना है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करते वक्त विद इन पैरेंथेसिस मैं लिख देता हूँ जाहिद और 20, ठीक है। ये दो पैरामीटर पास कर दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा जिसमें एक स्ट्रिंग पास हो रही होगी और एक नंबर। अब ये जो 0 वाला है इसको कॉल नहीं करेगा, ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ज़ायद और 20 होगी, क्योंकि ये इनिशियलाइज इस सूरत में हुए होंगे। ये देखें ज़ायद और 20। अब सेकंड जो फंक्शन, जो हेल्पर फंक्शन में हमने क्रिएट किया हुआ था उसका फ्रेंड फंक्शन, उसको कॉल किया, उसने कहा जी कि वैल्यू गेट करो, उसने कहा जी चेंज कर दो इस नाम से और इसको वैल्यू ये कर दो। तो ये आप ये देखें एम्प्लाई, अगेन वही एम्प्लाई को मैंने जो है वो डिस्प्ले किया, तो उसने
इस फंक्शन के ज़रिए जो है वो वैल्यूज़ को चेंज कर दिया और यहाँ पे उनको डिस्प्ले कर दिया। सिंपल, ये इतना सा काम है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसमें आप देखें कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करवा दी हैं। इस सिंपल इज़ दिस कि आपने क्लास कैसे डिक्लेयर करनी है, उसकी इनकैप्सुलेशन आपको पढ़ा दिया है कि आपने क्या किया कि इस क्लास के कंटेनर के अंदर सारा कुछ आपने डिफ़ाइन कर दिया कि ये डाटा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा और ये उसके फंक्शन होंगे जो इसको किस तरीके से उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस डाटा के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को आपने क्लास में कंटेन कर दिया तो ये इनकैप्सुलेशन होगी। अब ये जो है ये बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन कैसे है। अब्स्ट्रैक्शन अब ये ऐसे है, ये देखें यहाँ पे आपने जस्ट e1.display फंक्शन किया। अब डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है आपको नहीं पता है आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम। एज ए प्रोग्रामर तो पता है, लेकिन अगर आप ये क्लास किसी को दे देंगे किसी और प्रोग्रामर को, तो वो जैसे आप अगर C# जावा वगैरह पढ़ते हैं तो आप जस्ट उनके फंक्शंस कॉल करते हैं, आपको नहीं पता था बैक एंड पे वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये उसने क्या किया कि ये बेसिकली उसने अब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया कि आपको नहीं पता कि ये डाटा के ऊपर परफॉर्म होने वाले फंक्शन कैसे हैं, लेकिन आपको उसने एक एक्सेसिबिलिटी बता दिया कि इस फंक्शन के ज़रिए आप फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, डिस्प्ले करेगा क्या ये बता दिया, लेकिन ये नहीं पता कि इसके बैक एंड पे कौन सा डाटा है जिसको वो यूज़ कर रहा होगा। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट होगी, क्योंकि आप अपने जो ऑब्जेक्ट है यानी ये वाली क्लास जो है एम्प्लॉई, इसके ऊपर इसके अंदर जो डाटा है उसके ऊपर एक्सेस डायरेक्ट नहीं दे रहे। तो आपने एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट कर दी कि आप ये वाली फंक्शन कॉल करो और मैं उस डाटा को मैनिपुलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें भी हमने इनहेरिटेंस नहीं किया। इनहेरिटेंस हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। और पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया इसमें। ये देखें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि ये सेम नेम वाला एक फंक्शन है जो कोई वैल्यूज़ नहीं ले रहा। इसको हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये क्लास का एक स्पेशल फंक्शन होता है क्लास के लिए, जिसमें ये है कि वो जब भी आप उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये बैक एंड कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप इस कंस्ट्रक्टर को पॉलीमॉर्फिज्म की एक फॉर्म समझ लें कि एक तो ये है कि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा और एक ये है कि इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, आप ये समझ लें। ठीक है, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी क्लियर हो गया होगा आपका इनकैप्सुलेशन भी हो गया और आपको एब्स्ट्रैक्शन भी समझ आ गई होगी क्या है। एक चीज़ रह गई है इनहेरिटेंस, उसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक स्पेशल जो है वो फंक्शन बता दिया कि एक फ्रेंड फंक्शन कहलाता है। ये फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि ये आप अलाउ करते हैं एक ऐसे फंक्शन को जो कि आपकी क्लास का मेंबर नहीं होता। ठीक है, ये इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसको डिफ़ाइन किया जाता है विद इन अ क्लास के ये जो फंक्शन है इसको क्लास को बता दिया जाता है कि ये फ्रेंड फंक्शन है आपके लिए। ठीक है, उसको बता दिया जाता है कि ये क्या करेगा, इसको एक एम्प्लाई रिटर्न करेगा, इसको एक एम्प्लाई पास किया जाएगा। इसको हम जो इसकी डेफिनेशन है वो क्लास की बॉडी से बाहर करेंगे, इसको उधर नहीं कर सकते, हम क्लास की बॉडी के अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ये आउटसाइड ऑफ क्लास आके इसको डिफ़ाइन कर दिया एज ए नॉर्मल फंक्शन। अब ये एज ए नॉर्मल फंक्शन रिएक्ट कर रहा है, लेकिन क्लास को पता है कि ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है, तो वो उसको अलाउ करेगी कि प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर ले। नॉर्मली ये होता क्या है कि ये हमारे जो अब्स्ट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको ये ब्रेक कर रहा है। अब्स्ट्रैक्शन तो ये कहती है कि आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा हेल्पिंग फंक्शन अलाउ किया हुआ है हमने जो कि उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहा है। लेकिन ये एक स्पेशल जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए उन्होंने C++ में दे दिया है कि अगर आपने अपनी क्लास के लिए कोई ऑपरेटर ओवरलोड करना है देन आप उसको एज ए फ्रेंड कॉल करेंगे इधर। इसको जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है ये फ्रेंड लिखना। अगर आप ये उसको एज ए फ्रेंड नहीं करेंगे तो वो ऑपरेटर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लैंग्वेज के अंदर, तो आपकी कंपाइलर वो उससे कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर आपने उसको अपनी क्लास में जब फ्रेंड डिक्लेयर किया होगा देन वो ऑपरेटर आपकी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर लेगा और देन उसको आप जो है अपने क्लास के साथ से मैनिपुलेट कर सकते होंगे।
अगर आपने जस्ट उसको ओवरलोड किया अपनी क्लास के लिए तो आप देखेंगे कि वो जो है वो विदाउट फ्रेंड फंक्शन आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते होंगे। अदरवाइज़ वो कंपाइलर उसको एज ए ऑपरेटर ओवरलोड समझेगा और फिर वो जो है आपके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता होगा। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी जो मैंने आज डिस्कस की हैं, जो कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होते हैं, इसको भी हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ उस वक्त उसमें अपनी क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर नहीं डिक्लेयर किए, लेकिन आप प्रोटेक्टेड मेंबर को समझें कि ये बेसिकली क्या है कि सिमिलर टू प्राइवेट मेंबर है, लेकिन इनका एक एडिशनल बेनिफिट है। वो ये है कि ये जो आप इस क्लास से जब हम कुछ इनहेरिट करेंगे एक नई क्लास, तो ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं ये उस क्लास में भी एक्सेसिबल होंगे, जबकि प्राइवेट मेंबर नहीं होंगे, वो वाया पब्लिक मेंबर्स ही आएंगे। ठीक है, तो वो इसको जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तो मैं उस वक्त थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप काइंडली उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके या उनके फोरम पे जाके या उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक पेज पे ये क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका आंसर करूँ। तो अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।